यस दोस्तों, जो आप लोग ने थंबनेल में देखा वो एकदम करेक्ट है। इंडियन गवर्नमेंट सेकंड टाइम्स वोडाफोन के साथ ये केस हार चुकी है। मतलब सेकंड टाइम्स क्यों बोला, फर्स्ट टाइम क्या होगा, ऑलरेडी 2012 में भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजंस फेवर में दिया था वोडाफोन के। देन फिर उसके बाद एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया। वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग इस केस स्टडी में देखेंगे कि ये केस कब से स्टार्ट हुआ। 2007 से ये केस स्टार्ट हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट का 2012 में एक फाइनल डिसीजंस आ चुका था। देन इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से वोडाफोन के पीछे पड़ चुकी थी, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लेकर आ गए इंडियन गवर्नमेंट। फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के बाद अगेन वोडाफोन को एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई। फिर वोडाफोन को फाइनली इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ा। एंड 2 दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन आया कि जो भी इंडियन गवर्नमेंट लाइबिलिटी वोडाफोन पे रेस कर रही है, डिमांड कर रही है, वो फेयर डिसीजंस नहीं है। मतलब वोडाफोन के फेवर में वो डिसीजंस आया। इवन इंडियन गवर्नमेंट को 40.3 करोड़ की लाइबिलिटी जनरेट हो गई जो वोडाफोन को पेमेंट्स करना है, जो क्योंकि इतने साल से केस चल रहा है तो वोडाफोन ने काफ़ी लीगल फीस पेमेंट्स की होगी, एडवोकेट के चार्जेस और भी लीगल डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस, लीगल फीस जो प्रोफेशनल हायर किए होंगे, उनको जो भी लाइबिलिटी जनरेट हुई है वो इंडियन गवर्नमेंट्स पेमेंट्स करेगी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे केस स्टडी स्टार्ट करते हैं। इन द ईयर 2007 में मई मंथ में वोडाफोन कंपनी, जो इंग्लैंड की कंपनी है, इनकी एक और ब्रांच है जो नेदरलैंड में। नेदरलैंड में वो कंपनी का नाम क्या है, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग। अब ये वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग हज कंपनी का 67% स्टेक खरीद रही है इन द ईयर 2007। मई मंथ में ये ट्रांजेक्शन हो रहा है और जो ये ट्रांजेक्शन हुआ था वो $11 बिलियन में 67% स्टेक खरीदी थी वोडाफोन ने हज कंपनी का। अब आप लोग को पता होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट्स परचेस करते हो तो आपको एक कैपिटल गेन होता है। कैपिटल गेन होने के बाद एक कैपिटल गेन की एक लाइबिलिटी जनरेट होती है। वो डिपेंड करता है कि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से एक लाइबिलिटी जनरेट हो रही थी जिसका वैल्यू था 7,990 करोड़ रुपीस। अब ये 7,990 करोड़ रुपीस वोडाफोन ने पेमेंट्स नहीं किया। अभी देखो दोस्तों, वोडाफोन पेमेंट्स नहीं किया, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी किसने बेचा, हच ने बेचा। लायबल कौन हो रहा है, हच लायबल हो रहा है। मतलब अगर कोई भी कैपिटल गेन आएगा तो पेमेंट्स कौन करेगा, हच कंपनी को पेमेंट्स करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन के पीछे क्यों पड़ गई, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि आप लोग को पता होगा सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है विथ होल्डिंग टैक्स का, जिसमें आप लोग को ये एक तरीके से वो जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स हम लोग टीडीएस का पढ़ते हैं ना, कि टीडीएस अगर आप किसी को भी प्रोफेशनल फीस दे रहे हो तो उसका टीडीएस का डिडक्शंस कर लो, देन उसको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पेमेंट्स कर दो। तो इसी तरीके से सेक्शन 195 जो आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हो उस पर सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अट्रैक्ट होता है। फिर उसमें एक प्रोविजन है विथ होल्डिंग टैक्स। वोडाफोन, इंडियन गवर्नमेंट्स क्या बोली कि वोडाफोन आपने जो पेमेंट्स किया हज को उसमें आपने विथहोल्डिंग टैक्स का डिडक्शंस नहीं किया। विथहोल्डिंग जो भी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही थी वो आपने वो डिडक्ट नहीं किया और आपने पूरा अमाउंट आपने हज को दे दिया। हज को देने के बाद जो भी विथहोल्डिंग टैक्स होता है अब वो आप भरेंगे। अब विथहोल्डिंग टैक्स का वैल्यू कितना था दोस्तों, मैंने आप लोग को जैसे बताया 7,990 करोड़ रुपीस की सितंबर 2007 में एक लाइबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट ने जनरेट करके वोडाफोन को दे दी। अब जैसे ही ये लाइबिलिटी वोडाफोन के पास आई, वोडाफोन वो सारे इंटरप्रिटेशन जो वो ट्रांजेक्शन हुआ था वो ट्रांजेक्शन सारे इंटरप्रिटेशन बॉम्बे हाई कोर्ट के पास लेके चले गए। अब बॉम्बे हाई कोर्ट का भी डिसीजन आ गया इंडियन गवर्नमेंट्स के फेवर में, यानी वोडाफोन को एनी हाँ वो लाइबिलिटी पेमेंट्स करना पड़ेगा। अब जैसे ही डिसीजन आया, हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट का जैसे ही डिसीजन आया दोस्तों, तो वोडाफोन ये केस को सीधा लेके गए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी उसके बाद हियरिंग्स हुई, काफ़ी टाइम हुआ। देन 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको ओवर रूल करते हुए डिसीजन लिया कि जो वोडाफोन इंटरप्रिटेशंस दे रहा वो करेक्ट इंटरप्रिटेशंस है। मतलब वोडाफोन पे कोई भी लाइबिलिटी, टैक्स की लाइबिलिटी जनरेट नहीं होना चाहिए एज पर वोडाफोन इंटरप्रिटेशंस और एक्ट के बेसिस पे, यानी जो एक्ट में लिखा है उसके अकॉर्डिंगली वोडाफोन ने काम किया है और उसके अकॉर्डिंगली वोडाफोन के ऊपर कोई भी टैक्स की लाइबिलिटी जनरेट नहीं होना चाहिए। तो एक जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, वोडाफोन 2 टाइम्स ये केस जीत चुका है। तो एक ये था 2012 में वोडाफोन ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट से वो केस हार चुका था।
अब ये चीज़ इंडियन गवर्नमेंट को बर्दाश्त नहीं हुई। वो टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द लेट प्रणब मुखर्जी जी थे। तो ये जो केस, जो सेक्शंस के बेस पे ये केस वोडाफोन जीती थी, वो सेक्शंस को पार्लियामेंट में अमेंड कर दिया गया दोस्तों। वो पर्टिकुलर उसी सेक्शंस को अमेंड किया गया। वो सेक्शंस के बारे में अगर मैं आप लोगों को कंप्लीट बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप लोग को इसके बारे में और आइडिया चाहिए तो एक बार तो ये बहुत सारे आप लोग को आर्टिकल्स मिल जाएगा, बहुत सारी इंटरनेट पे आप लोग को गूगल करेंगे तो सारी चीज़ें आप लोग को मिल जाएगा। मैं इसमें खाली ये जो केस स्टडी हुआ है वो सारी चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ, नहीं तो वो अगर आपको इनकम टैक्स के क्लॉज बताने लग जाऊंगा तो काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। जो बेसिस पे वोडाफोन केस जीती थी, जो सेक्शन के बेसिस पे वोडाफोन केस जीती थी, वही सेक्शंस को पार्लियामेंट में अमेंड कर दिया गया, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस मतलब क्या दोस्तों, जब से एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में इन्फोर्स हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में 1961 से इन्फोर्स हुआ है, मतलब वो सेक्शन को ऐसा अमेंड किया गया, इस तरीके से अब उसको रीड किया जाएगा कि ये जो सेक्शंस है ये 1961 से था, अब भी नहीं है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया गया। मतलब देखो आप लोग, इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से कॉर्पोरेट के पीछे पड़ गई। मतलब आप लोग एक तो पहले लोगों को ये बोलते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ही कॉर्पोरेट्स के पीछे लग जाती है। मैं इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस सेक्शंस को और ये इंटरप्रिटेशंस को सीधा रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट, और उसी टाइम अमेंडमेंट किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया वोडाफोन के फेवर में, उसी वक्त यानी 2012 के पार्लियामेंट में इस सेक्शंस को अमेंड कर दिया गया रेट्रोस्पेक्टिव। अब जैसे ही रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड किया गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजंस फेवर में दिया था वोडाफोन के, वो डिसीजन नल हो गया। मतलब वो डिसीजंस की अब कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वही सेक्शंस को अमेंड कर दिया गया रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे। अब वो सेक्शंस की, अब सुप्रीम कोर्ट की, सॉरी सेक्शन की नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन था वो डिसीजन अब नल हो गया। देन गवर्नमेंट पीछे पड़ गई वोडाफोन के। अब वोडाफोन परेशान होकर क्या करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन उसके फेवर में आ गया, फिर भी इंडियन गवर्नमेंट उसके पीछे पड़ी हुई है। देन वोडाफोन ने डिसाइड किया, फाइनली वो इंटरनेशनल कोर्ट में गए। इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के बाद वोडाफोन ने चैलेंज किया इंडियन गवर्नमेंट के क्लॉज 9 ऑफ द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बिटवीन नेदरलैंड एंड इंडिया। अब ये क्या है दोस्तों, वो आप लोग को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप कोई भी दूसरी कंट्रीज में, अभी जैसे मैं बताता हूँ, एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट होता है एंड बायलैटरल अग्रीमेंट्स होता है। अब ये अग्रीमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट से ना अदर फॉरेन कंट्रीज के साथ करती है कि ये चीज़, ये क्यों करती है इंडियन गवर्नमेंट, कि इन केस कभी डबल टैक्सेशन, जो भी रेसिडेंट है, चाहे वो इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेन रेसिडेंट हो, उनको डबल टैक्सेशन ना भरना पड़े। मतलब वो इंडियन गवर्नमेंट अगर इंडिया में इनकम कमाए तो इंडिया में टैक्स भर दिया, तो इसका इंडिया में टैक्स भर दिया, तो इसको अगर वो फॉरेन गया, उसको फॉरेन में वो इनकम रिसीव दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉरेन में भी टैक्स भरेगा। तो ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करते हुए ये इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज के साथ एक अग्रीमेंट्स करती है जिसमें डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाता है। मतलब कोई एक ही कंट्री को टैक्स मिलेगा जिस कंट्री का वो रेसिडेंट होएगा। जो भी रेसिडेंट है वो रेसिडेंशियल स्टेटस उसका रेसिडेंट होना चाहिए, तो उस कंट्री को उसको टैक्स का पैसा मिलना चाहिए। ये मैं आपको मोटा मोटी आइडिया दे दिया। अगर डबल टैक्सेशन के बारे में पढ़ना जाएगा तो सीए फाइनल में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिस पर डबल टैक्सेशन पे बहुत डिबेट हो रही है। मतलब बहुत सारे उसमें इंटरप्रिटेशन से बहुत सारे केस लॉ भी आए हुए। तो मैं एक मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया कि क्या होता है डबल टैक्सेशन ट्रीटमेंट। अब क्या हुआ दोस्तों, 1995 में इंडिया और नेदरलैंड के बीच में डबल टैक्सेशन और बायलैटरल एक अग्रीमेंट हुआ था। वो अग्रीमेंट में क्लॉज 9 में एक प्रोविजंस था। अब वो प्रोविजंस के बेसिस पे वोडाफोन अपना केस लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट्स में। अब वो प्रोविजन के बेसिस पे भी वोडाफोन ये केस को जीत गया। 2 दिन पहले इंटरनेशनल कोर्ट्स का ये डिसीजन आया कि जो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स की लायबिलिटी जो डिमांड कर रही है वोडाफोन से, वो सरासर गलत है। और इवन वोडाफोन ने जो इतने साल तक का केस लड़ा इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट 40.3 करोड़ की लायबिलिटी बनती है इंडियन गवर्नमेंट को, जो वोडाफोन को देंगे। जो उनकी लीगल फीस और इतने टाइम से वो सफ़र कर रहे हैं, वो टाइम का सफ़र और जो लीगल फीस वोडाफोन ने जो अपनी पेमेंट्स किया हुआ है, वो सारी चीज़ कॉम्पनसेट कौन करेगा, इंडियन गवर्नमेंट्स करेगी। थोड़ा सा आप लोग को आइडिया दे देता हूँ कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट
ट्रीटी क्या होता है, मतलब ये या तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है दोस्तों। अब देखिए, एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बना हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के साथ और एक फॉरेन कंट्री के साथ। और इंडिया में कौन सा इनकम टैक्स एक्ट है, तो जो भी इंडियन रेसिडेंट है उनका जो भी डिस्प्यूट होता है वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होता है। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें जो भी टैक्स पेयर है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के प्रोविजंस को लेके आ रहा है, या तो फिर बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के प्रोविजंस को लेके आ रहा है, तो बायलैटरल ट्रीटी प्रोविजंस या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट और इनकम टैक्स एक्ट के बीच में जो भी डिसीजंस होगा वो डिसीजंस महत्वपूर्ण माना जाएगा बायलैटरल अग्रीमेंट्स या तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। इसलिए बोलते हैं ना, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट प्रिवील ओवर द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में आपने कुछ भी लिखे हो, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट को, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को माना जाएगा दोस्तों। तो उसके बेसिस पे 2 दिन पहले डिसीजन आ चुका है जिसमें अगेन सरकार वोडाफोन से हार चुकी है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सेकेंड टाइम यानी 2 बार इंडियन गवर्नमेंट वोडाफोन से केस हार चुकी है। अब ये केस हारने के बाद भी फाइनेंस मिनिस्ट्री का अभी लेटेस्ट में मैंने न्यूज़ देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस केस को एक बार फिर से गो थ्रू करेगी। जहाँ तक मैंने और भी काफ़ी रिसर्च किया जिससे मेरे को पता चला है कि अभी कोई भी इंडियन गवर्नमेंट्स के पास और भी कोई भी अपील अथॉरिटी बची ही नहीं है, क्योंकि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके अगेंस्ट पे डिसीजन दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बाद इंटरनेशनल कोर्ट्स ने भी उनके अगेंस्ट में डिसीजन दे चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ने क्यों अगेंस्ट में डिसीजन दिया दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जीत चुका था। और ये जो अमेंडमेंट्स लेकर आए थे 2012 में गवर्नमेंट ने, हाँ, प्रणब मुखर्जी वो टाइम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लेके आई थी। जो रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे जो भी अमेंडमेंट आया था वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट जो नेदरलैंड के साथ हुआ था, इंडिया और नेदरलैंड के साथ जो अग्रीमेंट हुआ था वो अग्रीमेंट में ये चीज़ें मेंशन नहीं थी। तो उसके बेसिस पे ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हुआ था वो अमेंडमेंट वोडाफोन पे एप्लीकेबल नहीं था। अब ये नेदरलैंड को क्यों बीच में ला रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि वोडाफोन इंग्लैंड की कंपनी, स्टार्टिंग में भी मैंने बोला क्यों, क्योंकि नेदरलैंड जो वोडाफोन कंपनी ने जो परचेस की थी वो नेदरलैंड की वोडाफोन कंपनी ने हज की कंपनी को यानी टेक ओवर की थी। 67% जो $11 बिलियन में जो परचेस हुआ था वो नेदरलैंड की कंपनी थी। तो होप आप लोगों को सारी चीज़ें केस स्टडी समझ में आ गई हो दोस्तों। इसी तरीके से मैं केस स्टडी की भी सीरीज स्टार्ट किया हूँ, तो अगर आप लोगों को ये केस स्टडी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। जो CA फाइनल के स्टूडेंट है वो लोग, आप लोग फिक्र मत करो, ये जो नवंबर अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट में ये डेफिनेटली नहीं आने वाला, क्योंकि अभी लेटेस्ट में ही जजमेंट आया है तो अभी नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ये केस स्टडी तो आप लोग रख ही लेना। मुझे तो लगता है 100% ये आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है। अप्रॉक्स 20,000 करोड़ से ज़्यादा का टैक्स है, मतलब 22,100 की लायबिलिटी। पहले डिमांड इंडियन गवर्नमेंट ने कितना की थी, 7,990 करोड़, लेकिन उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी लग के वो अमाउंट हो गया था। अगर इंडियन गवर्नमेंट जीत जाती तो वोडाफोन को 22,100 करोड़ रुपीस की पेमेंट्स करना रहता। पसंद आए तो लाइक करिएगा दोस्तों, और अगर आप लोग को इसी तरीके का कंटेंट चाहिए इनकम टैक्स, GST, लेबर लॉ, ROC कंप्लायंसेस पे, करियर गाइडेंस पे, CS ICI की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लाल वाला नीचे बटन है उसको प्रेस करिएगा दोस्तों। और एक चीज़ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, मतलब मैंने अपने वीडियो का ट्रेंड देखा हो दोस्तों, 84% व्यूवर्स जो है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग देख के भाग जाते हो। प्लीज़ सपोर्ट करो दोस्तों। इसी तरीके से मैं आपको अपडेटेड कंटेंट आप लोग के लिए लेके आता हूँ, यानी सारी चीज़ इनकम टैक्स, GST पे जितने भी अपडेटेड कंटेंट्स है आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे वर्क को, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।